दोस्तों, भूकंप के झटके जब आते हैं तो घर की खिड़कियां, दरवाजे, बर्तन सब हिल जाते हैं। लेकिन ईरान में आया भूकंप अमेरिका तक कैसे असर डाल रहा है, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अक्सर लिखते पढ़ते रहते हैं और उनके अनुभव से हम कुछ विषयों पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन खबरों का मायना क्या है। और अभी हाल ही में वर्तमान में ईरान में जो 5 की तीव्रता से भी अधिक का भूकंप आया, आज उसके मायने जानने की कोशिश करेंगे आनंद से। आनंद, ईरान में बहुत तेज भूकंप आया और उस भूकंप को लेकर कई अलग अलग तरह की भ्रांतियां गढ़ी जा रही हैं। कोई कह रहा है ये भूकंप सिर्फ ईरान में था, कोई कह रहा है ये परमाणु का कोई धमाका था, कोई कह रहा है ये कोई टेस्टिंग चल रही। वो कह रहा है असल में ईरान में? बिल्कुल, देखिए, दरअसल अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है भूकंप ने। कैसे? भूकंप ईरान में आया हुआ है। करीब परमाणु जो उनका प्लांट है ईरान में, नतांज से 26 किलोमीटर के दूर पर यह भूकंप आया हुआ था और इसकी तीव्रता थी 5.0। ये पहला जो झटका था भूकंप का, इस झटके से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण कर लिया। दूसरा भूकंप आता है कुछ ही घंटों बाद, वहीं पर आता है 4.5 तीव्रता से आता है। तो ये दोनों झटकों से अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मच जाती है। दरअसल पहले से ही मिडिल ईस्ट में खूनी हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले दिए जा रहे हैं, लगातार युद्ध हो रहे हैं। बीते मंगलवार से ही इजराइल फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए, सीज फायर को न मानते हुए फिर से हमला शुरू कर दिया है। हमास पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी तक भर में लगभग 550 लोगों की मौत भी हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अब इन सभी बीच में आता है ईरान में भूकंप। इस भूकंप ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। पहले से ही अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा चुके हैं ईरान पर कि ईरान परमाणु परीक्षण न करे, ईरान परमाणु बम न बनाए, ईरान तेल कहीं न बेचे। अमेरिका जब से ट्रंप नए सत्ता में आए हुए हैं तब से ही लगातार ईरान पर नकेल कस रहे हैं। लेकिन ये जो भूकंप है ये लगभग सबको डरा करके रख दिया है। दरअसल क्यों डराया है? डर इसलिए लग गया है दुनिया को क्योंकि जो आतंकी संगठन है, कथित रूप से ईरान सपोर्ट करता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे फिर वो हुती विद्रोही हो, तो इन तीनों को कहीं ना कहीं अगर परमाणु परीक्षण ईरान करता है तो कहीं ना कहीं इन तीनों को बहुत ताकत मिलेगी। क्योंकि एक चीज जो आपने कही परमाणु परीक्षण वाली, इस परमाणु परीक्षण से एंगल जोड़ने के पीछे जो दर्शक हमारे ये समझ नहीं पाए कि वहां भला परमाणु परीक्षण की कोई ऐसी सुगबुगाहट या चर्चा तो थी नहीं। मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा यूरेनियम भंडार उनके पास है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान बार बार से बता रहा था कि हमारे पास यूरेनियम का भंडार है और उनके पास परमाणु वहन करने वाले सक्षम हथियार भी मौजूद हैं पहले से। और इस वजह से ये अमेरिका की टेंशन इसलिए बढ़ा रहे क्योंकि जिन 3 तथाकथित जो आतंकवादी संगठन है उनका, जिनका आनंद ने नाम लिया, ये तीनों ही अमेरिका के लिए टेंशन बने हुए। एक तरफ इजराइल जो इनसे अलग अलग मोर्चों पे युद्ध लड़ रहा है, उसके बैकएंड में कहीं ना कहीं अमेरिका रहता है। इस वजह से अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। और अभी जो वर्तमान स्थिति, अगर आनंद हम समझने की कोशिश करें कि जो ये भूकंप आया, इस भूकंप के झटके को असल मायनों में जो प्राकृतिक रूप से आया भूकंप क्यों नहीं माना जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि ईरान के पास यूरेनियम के भंडार है और प्लस ये जो भूकंप आया है वो परमाणु प्लांट से 26 किलोमीटर की दूर पे आया है। तो कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है। लेकिन अभी तक जो ईरान के इस पे प्रतिक्रिया आई है, ईरान ने बोला है कि परमाणु प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ इस भूकंप से और परमाणु प्लांट बिल्कुल सुरक्षित है। और इजराइल लगातार काफ़ी अरसे से वो ईरान के इस परमाणु जो प्लान है बम बनाने के लिए, इस पर बहुत लगातार वो विरोध करता आया है और साथ में अमेरिका भी उसका सहयोग करता आया है इजराइल का। लेकिन इस भूकंप ने जो हड़कंप मचा करके रखा है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है, इसका भी प्रतिक्रिया पहले आ चुकी है। लगभग पिछले हफ्ते जो इनकी प्रतिक्रिया आई थी कि काफ़ी मात्रा में ईरान के पास यूरेनियम जमा हो गए हैं और ईरान 1-2 नहीं, करीब 6 परमाणु बम बनाने की तैयारी में है। तो ईरान के पास 1-2 नहीं, करीब 6 परमाणु बम तैयार करने की क्षमता हो गई है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सारे देश तो परमाणु बम बना रहे हैं, अगर ईरान ने भी बना लिया तो फिर क्या समस्या है? दरअसल ईरान बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन अमेरिका विरोध में रहता है। जब भारत ने भी ऐसा करा था तो भारत पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। फिर भारत के परमाणु बम बनाने के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान भी बना लेता है परमाणु बम। फिर जो प्रतिबंध भारत पर लगाया था अमेरिका, वही प्रतिबंध पाकिस्तान पर भी लगता है। तो जब पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगता है तो भारत पर भी प्रतिबंध हटते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान का बात नहीं है, बात यहाँ पर ईरान का है। ईरान
जिन जिन लोगों को सहयोग करता है ना, तो उससे उनको डर लग रहा है। और खास करके इजराइल को, अगर परमाणु बम ईरान के पास आता है तो कहीं ना कहीं इजराइल को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। ऑलरेडी वो नुकसान सह रहा है, ऑलरेडी उनके लोग मारे जा रहे हैं, लगभग 1.5 साल से वहाँ पर युद्ध हो रहा है और फिर से युद्ध शुरू हो गया है, फिर से गाजा में वही गोला बारूद दागे जा रहे हैं। हाँ, और इसको और आसान शब्दों में अगर आनंद अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करें तो ईरान के जो तथाकथित कथित आतंकवादी संगठन है, जैसे कि हमास का इन्होंने नाम लिया, हूती विद्रोहियों का इन्होंने नाम लिया, और इन संगठनों को ईरान की तरफ से बार बार सपोर्ट मिलने की बात कही जाती है। खुले तौर पर भी ईरान ने कई बार कई मंचों से इस बारे में जिक्र किया है कि वो इन संगठनों के साथ हैं, क्योंकि ये संगठन कोई आतंक नहीं फैला रहे, ये अपनी रक्षा के लिए ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं। तो ईरान ने अगर इस तरह के परमाणु हथियार बना लिए, डेवलप कर लिए, तो ये सीधे तौर पर किसी न किसी रूप में हूती विद्रोहियों या फिर हमास के हाथ अगर लगते हैं तो इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इस वजह से इजराइल इसका विरोध कर रहा है और इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका के लिए विरोध कर देना ये स्वाभाविक सी बात होगी। लेकिन आपने जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, जो पूरी दुनिया में परमाणु जितने भी समझौते हुए हैं, चाहे वो परमाणु के जो टेस्ट हुए हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स पर नजर रखने वाली संस्था है। इस संस्था की अभी इस वक्त क्या भूमिका है? जो ये भूकंप की खबरें हैं, इसको किसी तरह से मुकम्मल किया गया? क्या वाकई कोई परमाणु युद्ध वहां पे, माफ कीजिएगा, टेस्टिंग हुई है? बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है IAEA, उसने पिछले हफ्ते एक अपना बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 6 परमाणु बम ईरान बना सकता है। दूसरा उनका जो इन्फॉर्मेशन था कि इजराइल और अमेरिका की बैठक होने वाली है पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते। तो इस बैठक में इसी पर चर्चा करना था कि ईरान परमाणु बम न बना सके। अब ये उच्च स्तरीय की जो बैठक है, ये हमको लगता है कि आने वाले समय में और जल्दी किया जाएगा। हो सकता था कि अगले हफ्ते जो होने वाले वो बीते 1-2 दिन में ही इजराइल और अमेरिका कर ले, लेकिन इजराइल अपने अंदरूनी मामले में भी अभी परेशान है। दरअसल अभी सुरक्षा सेवा जो प्रमुख हैं इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इजराइल अपनों से भी और अपने दुश्मनों से भी परेशान है। अब ईरान की जो भूकंप ने अलग से जो अलग एक जो परेशानी बढ़ाई है इजराइल की, उससे अब इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि अगर परमाणु बम उनको मिल जाता है तो इजराइल को सफा करने में 1 भी मिनट नहीं लगेगा ईरान को। और ईरान ने भी इस 1.5 साल के युद्ध में ईरान ने भी हमला किया है इजराइल पर, और इजराइल ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की है। अब बात करते हैं हम इजराइल के सीज फायर पर। इजराइल और हमास का सीज फायर होता है 19 जनवरी को, लेकिन ये बीते मंगलवार को ये सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है और लगातार हमले इजराइल करना चालू कर देता है। उसके बाद अब बीते दिनों, मतलब बीते शुक्रवार को पलटवार किया है हमास ने भी। सीज फायर के बाद ये पहला हमला है जो हमास ने किया है। 3 रॉकेट दागे हैं इजराइल पर, उसमें भी बहुत सारे नुकसान होने के दावे हैं, लेकिन इजराइल ने भी उस पर प्रतिक्रिया दिया है। बोला कि 1 रॉकेट को मैंने उनको नष्ट कर दिया है, बाकी 2 रॉकेट पर हमला हुआ है उनके। 2 रॉकेट से हमले हुए हैं। और इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार डेवलप हो जाते हैं तो इन एजेंसीज़ को एक्सेस मिलेगा इजीली, और ये इजी एक्सेस टेंशन बढ़ाएगा इजराइल की। और यहाँ पर बात करनी अमेरिका की बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ भारत के साथ थी वही पाकिस्तान के साथ, और वो दुनिया में कई देशों के ऊपर अमेरिका ने ये कंट्रोल, एक नियंत्रण बनाने की इसीलिए कोशिश की थी कि वो परमाणु संपन्न देश ना हो जाए। अब ईरान चूंकि परमाणु संपन्न यदि होता है, क्योंकि वो देखिए खुले रूप से अमेरिका का विरोध करने वाले देशों में से, जो मुखर होकर के अमेरिका के खिलाफ बोलता है और ताल ठोक करके अमेरिका को चुनौती भी देता है, और इजराइल के लिए भी उसी तरह से परिस्थितियां यहाँ पर बन सकती है। आनंद, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि हम ये एक बार को अगर हम एक बार को मान लें कि ये भूकंप नहीं है, ये किसी तरह का परमाणु टेस्ट किया गया है वहाँ पर, तो आगे परिस्थितियाँ कैसी दिखती हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तो कोई ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी भी जो ईरान की प्रतिक्रिया आई है वो यही आई है कि भूकंप आया हुआ था। रह गई बात प्रमुख तौर पर जो विरोध करता है ईरान, तो बीते हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी। दरअसल ईरान को लेकर के एक डील हो रही है अमेरिका से, और उस डील को मनवाने के लिए एक तरीके से बोल लीजिए अमेरिका ने बहुत सारे चाल चल चुके हैं, है ना। चाहे वो रसिया के थ्रू हो, चाहे फिर वो ईरान से संपर्क में जो दोस्ती यारी चलती है, जो अच्छी मित्रता है ईरान की, उससे संपर्क लगातार अमेरिका साध रहा है कि जो डील होने वाली है वो डील
हो जाए ईरान से। अब डील क्या है? डील ये है कि ईरान तेल ना बेचे, दूसरा डील ये है कि ईरान परमाणु बम न बनाए। अब दोनों ही, अब अगर वो ईरान तेल नहीं बेचता है तो फिर उसके लिए और क्या है? दूसरी बात, वो परमाणु बम इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए। इस डील को लेकर के उन्होंने धमकी दी थी कि अगर डील नहीं होता तो ये बहुत बुरा होने वाला है। इस पर प्रतिक्रिया आता है, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खमनेई, उनका बयान आता है और उन्होंने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं इनके बयान को ये करता हूँ, विरोध करता हूँ और ईरान की मैं कोई भी, अमेरिका का कोई भी मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो ईरान के विरोध में है। कोई भी देश है, अगर उसकी व्यापार उससे चलती है, उसकी अर्थव्यवस्था उससे मजबूत हो रही है, तो वो जाहिर सी बात है मुखर होकर के विरोध करेगा ही, स्वाभाविक रूप से। ठीक, तो ये बात होगी ईरान और अमेरिका की। अब इसमें भूमिका आती है रूस की। रूस ने बीते हफ्ते व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ईरान को लेकर के प्रस्ताव रखा था अमेरिका से कि ईरान की जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उस पर चर्चा करने के लिए पुतिन ने अमेरिका को लेकर के, एक ऐसी खबरें आ रही थी कि वो बात करने वाले हैं कि वो चाह रहे थे कि जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ईरान को भी कुछ प्रॉफिट हो जाए और ईरान भी जो प्रतिबंध लगे कुछ प्रतिबंध हट जाए। ऑलरेडी अमेरिका बहुत सारी प्रतिबंध ईरान पर लगा चुके हैं और आने वाले समय में, अब इस भूकंप के बाद अगर परमाणु परीक्षण जो आप बोल रहे हैं अगर वो उसने कर लिया है तो ईरान पे बहुत सारे प्रतिबंध लगने वाले हैं और ईरान की और परेशानियां बढ़ सकती है। लेकिन अगर ईरान परमाणु परीक्षण कर लेता है तो पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आता है तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया की संकटें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, और ये परिस्थितियां ऐसी होंगी, मुझे लगता है कि अगर इस परिस्थिति से निपटना है या इसमें अगर मान लीजिए सच्चाई है भी, तो फिर अमेरिका, वो जो सद्दाम हुसैन के समय में हमने देखा था, कुछ वैसी सी परिस्थितियां फिर बन सकती हैं। हो सकता है अमेरिका फिर अपने सैनिक ईरान के मैदान में उतारे। देखिए, इराक के मैदान में दरअसल पहले तो ये जानना होगा कि जो इराक वाला हमला हुआ था अमेरिका का, वो सद्दाम हुसैन को लेकर के हुआ था, लेकिन ये हमले की जो तैयारी हुई थी वो कतर से हुई थी, क्योंकि कतर और इराक का जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है और कतर पर बहुत सारे, एक तरीके से कतर मान लीजिए अमेरिका का पूरे उसके, जैसे जापान को पूरा देता है सहयोग अमेरिका, उसी तरीके से कतर को भी करता है। अब जो भी बैठकें होती हैं कतर में होती है, ईरान से संबंधित जो भी बैठक होती है, तो आने वाले समय में अगर ईरान को लेकर के कुछ भी होगा तो वो कतर एक ऐसा मैदान तैयार करेगा अमेरिका जहां से उसको नियंत्रण करा जाए। और अमेरिका ऐसा है कि वो बाकी देशों को नियंत्रण करने के लिए, अपने दुश्मनों को एक तरीके से मैं बोल लूँ नियंत्रण करने के लिए, वो उससे संबंधित जो दो दुश्मन होते हैं उनको साधता है और वहाँ पर अपना केंद्र बनाता है। अब जैसे पूरे मिडिल ईस्ट को, मुस्लिम कहें तो मुस्लिम देशों को अगर कंट्रोल करने के लिए इजराइल को खड़ा किया हुआ है, और इधर में आप देख लीजिए तो इधर क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पीछे रूप से सपोर्ट करता है। लेकिन अब आने वाले ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान पर भी एक ऐसा होने वाला है कि अब पाकिस्तान की एंट्री नहीं हो पाएगी भारत में, ऐसा वीजा उजा को लेकर के कुछ खबरें आ रही थी। लेकिन अभी हम ईरान और अमेरिका और इजराइल पे ही बात करते हैं, तो अब मिडिल ईस्ट की जो रूपरेखा होने वाली है वो अलग होने वाली है। इस अगर परमाणु परीक्षण स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु परीक्षण ही ईरान ने किया था, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के लिए और टेंशन बढ़ेगी। ऑलरेडी अब गाजा में जो वापस आए थे लोग, फिलिस्तीनी जो वापस आए थे, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब निकला जाए, क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं। 550 लोगों की मौत हो गई है मंगलवार से लेकर के शनिवार तक भर में। तो बीते 4-5 दिनों में इतनी मौतें हो गई हैं, अभी आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं आने वाले में। लगातार इजराइल का हमला जारी है और इजराइल ने अब गाजा में भी एंट्री कर दिए हैं, उनके टैंक भी घुस चुके हैं गाजा में और अब जमीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिडिल ईस्ट के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है। बीते कुछ दिनों के लिए, बीते 2 महीनों के लिए शांति बनी हुई थी गाजा में, लेकिन अब जो भूकंप और ये हमले हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका का एक बहुत बड़ा फेलियर भी दिखाई देता है। अगर हम उसे सीधे प्रत्यक्ष रूप से देखें तो एक तरफ अमेरिका रूस और यूक्रेन के युद्ध को शांत करने की बात करता है, दावा करता है, वो कहता है कि व्लादिमीर और जेलेंस्की से, दोनों से उनकी बातचीत है, पुतिन और जेलेंस्की से, दोनों से वो पूरी तरह से नियंत्रण में स्थिति है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सीज फायर का वायलेशन हो जाता है। दूसरी तरफ आपने जिसका जिक्र किया कि इजराइल को उन्होंने रोका हुआ है, हमास पर या फिर गजा पट्टी में किसी तरह का कोई हमला नहीं वो होने देंगे, इस तरह का नियंत्रण ट्रंप ने दिखाने की कोशिश की, तो वहाँ भी वही परिस्थितियाँ बनती नजर आ रही हैं। इन 2 मोर्चों पर अमेरिका के कथित तौर पर फेलियर के बाद अब अगर ये जो भूकंप के पीछे की कहानी है
अगर हम मान भी ले कुछ सेकंड्स के लिए कि परमाणु परीक्षण हो चुका है, तो ये तीसरी बड़ी कह सकते हैं कि एक तरह से फेलियर होगा अमेरिका के। बिल्कुल फेलियर होगा। और अमेरिका चाह रहा था कि युद्ध खत्म हो जाए, अमेरिका और खास करके ट्रम्प सत्ता में आने के पहले ही वो बोल रहे थे कि जहां जहां भी युद्ध हो रहा है उसको खत्म किया जाएगा। उन्होंने 100 दिन का टारगेट भी रखा है। अब इन 100 दिनों में 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया था, उस दिन से 100 दिन को जोड़ा जा रहा है। और ट्रम्प लगातार युद्ध रोकने के लिए प्रयासरत हैं और लगातार अभी उनके आने के पहले ही युद्ध विराम हो गया था, लेकिन फिर से युद्ध शुरू हो गए हैं। और इधर पुतिन भी उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। पुतिन से जो बातचीत हो रही थी सीज फायर को लेकर के, वो अब नहीं हो रही है, क्योंकि बीते दिनों जो पुतिन से फ़ोन पर बात हुई थी लगभग 90 मिनट, उस 90 मिनट में पुतिन और ट्रम्प में जो बात हुई है उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि युद्ध विराम होगा रशिया यूक्रेन युद्ध का। लेकिन अब ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि रूस यूक्रेन और अमेरिका की फिर से सऊदी अरब में बैठक होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ट्रम्प फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो जो युद्ध रोकने का प्लान लेकर के आए थे वो कहीं ना कहीं वो प्लान फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आनंद आप इस बारे में जो थोड़ी एक जानकारी है वो एक सरसरी तौर पर बता दें कि हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये चर्चा की शुरुआत कहाँ से? चर्चा की शुरुआत देखिए ईरान में आए भूकंप को लेकर के मैंने किया था। ईरान जो परमाणु प्लांट है ईरान का, उस परमाणु प्लांट के करीब 26 किलोमीटर दूर पे ये भूकंप को एक दर्ज किया गया है कि यहाँ पे भूकंप आए हुए हैं। इस भूकंप को लेकर के पूरी चर्चा हो रही थी और इस चर्चा को लेकर के खास मकसद ये था कि परमाणु परीक्षण, ईरान कहीं अगर परमाणु परीक्षण करता है या कर लिया है तो कहीं ना कहीं ईरान की भी परेशानी इसमें बढ़ सकती है। और अगर परीक्षण सफल हुआ तो इसमें दुनिया की संकटें बढ़ सकती हैं। निश्चित रूप से। और ईरान का ये परमाणु परीक्षण क्या वाकई सफल रहा या परमाणु परीक्षण है भी या नहीं, ये बहरहाल मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन विश्व स्तर पर युद्ध शांति के लिए भारत की भूमिका कोई भी नकार नहीं सकता, चाहे वो इजराइल का गजा पट्टी पर होने वाला हमला हो या फिर रशिया का यूक्रेन के साथ चल रहा द्वंद्व हो। दोनों ही जगह पर भारत की अपनी अपनी भूमिका है और बार बार भारत की ओर उंगली उठाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये कहने वाले लोगों को जो ये कहते थे कि भारत न्यूट्रल रहता है, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि भारत एक पक्षधर है, भारत पक्ष रखता है शांति का और शांति बनाए रखने की करता है अपील। इसके लिए भारत को चाहे जो भूमिका निभानी पड़े वो निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी गूंज रहे हैं। कुछ एक जो शांति अभी आप देख रहे हैं उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस तरह के विषय पर हम और आगे बातचीत करेंगे। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इस विषय पर आपने विस्तारपूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों को दी और इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो में कुछ आप चेंजेस चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर आप अगर बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे खुले हुए, आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। एक और वीडियो के लिए हमें आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद।